देखो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखो अब तक जो पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज जो था वो क्या था, रेस्ट में, उसके बारे में स्टडी की थी। इसमें चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा। तब जिसके बारे चार्ज की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे ही चैप्टर में सर्किट्स होंगे जिसमें कैपेसिटर लगे होंगे, कहीं रेजिस्टेंस लगे होंगे, बैटरी लगेगी, चार्ज मूव कर रहा है, ये पूछेगा इस पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। तो यानी कि अगर सर्किट्स की बात आती है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का चैप्टर। इसमें पूरे में सर्किट्स ही चलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे कि करंट जो है वो चलता ही कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे क्या एक्सपेरिमेंट किया कि करंट चल रहा है। इसमें हमेशा पैरेलल सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हैं, सर्किट्स में करंट चल रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, इस पर कितना चार्ज आएगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होता है। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड वी डील विद अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज़ इन मोशन, या फिर हम करते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इन मोशन। ठीक है, रेस्ट में है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज़ इन रेस्ट कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इसमें पे कि एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इसमें एक्सपेरिमेंट में था क्या था कि एक कंटेनर ले लिया, फिर एक बीकर ले लिया, जिसमें एक जो रोड थी वो थी जिंक रोड और एक थी कॉपर कार्बन रोड। एक क्या थी, कार्बन रोड। एक है इसमें जिंक रोड और एक कार्बन रोड, और दूसरी कौन सी है, कार्बन रोड। ठीक है, एक जिंक रोड है और एक क्या है, कार्बन रोड। और इनके बीच में पानी डाल रखा है, वाटर है, और वाटर में अमोनियम क्लोराइड मिक्स किया गया है। वाटर में क्या किया, मिक्स किया गया है, अमोनियम क्लोराइड। यानी कि वाटर में मिक्स किया गया है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl वाटर है, वाटर में क्या मिक्स किया गया है, अमोनियम क्लोराइड। अब ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वाटर में अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर दें, पता नहीं, अगर वाटर में अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर दे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि कैसे क्या बनता है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स उसमें पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और फिर ऐसा करने पे अगर वाटर में अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर दें और एक कार्बन की रोड और एक जिंक की रोड, तो उस केस में करंट चलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट चलेगा। ये एक बैटरी की तरह काम करेगी। किसकी तरह, बैटरी की तरह काम करेगी। सेम यहाँ पे मैंने लिया है ये क्या है, कार्बन रोड। ये सिंपल बस कार्बन है, इसमें कुछ और नहीं लगा, कार्बन की रोड है ये। और जो दूसरी है ये क्या है, जिंक की रोड। ठीक है, और इसमें वाटर है और वाटर में क्या मिक्स कर रखा है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या है, एक बैटरी है। अगर इन दोनों को टच कराऊंगी, इन दोनों वायर्स को, तो क्या चल रहा है, करंट चल रहा है, नहीं चल रहा। इन दोनों को टच कराए तो इसमें क्या चल रहा है, करंट। ये टच नहीं होनी चाहिए आपस में दोनों। ये कार्बन रोड है, ये क्या है, जिंक रोड, और ये क्या, वाटर में अमोनियम क्लोराइड मिक्स किया है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। कैसे हम कैसे मान लें कि करंट चल रहा है, अगर मैं इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दूं, इन दोनों वायर्स को किससे अटैच कर दूं, यहाँ बीच में क्या लगा दूं, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि ये बताता है कि करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। वैल्यू नहीं बताता, बस ये बताता है कि हाँ इस सर्किट में करंट चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ऐसा ही वोल्टमीटर होता है, एमीटर होता है। यहाँ पे अगर A लिखा है तो वो क्या है, एमीटर, यहाँ पे V लिखा है तो वो क्या है, वोल्टमीटर।
वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। अगर किसी के साथ जोड़ दोगे तो वो क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या बताएगा, करंट। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों वायर्स को वोल्टमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करूं, करंट डिफ्लेक्शन आया नहीं आया इसमें, देखो अभी बीच में नीडल, अगर नीडल बीच में है तो यानी कि करंट नहीं चल रहा। अगर मैं जैसे ही दूसरी वायर कनेक्ट करूंगी तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये क्या थी, एक सिंपल, इसमें कोई भी इसका बिजली का यूज नहीं हो रहा, कोई खर्च नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन गई, एक बैटरी। और इसकी जो वोल्टेज होगी वो 1.1 वोल्ट की होती है या फिर 1.2 वोल्ट की होती है ये। अगर इस केस में एक और इसके साथ सीरीज में जोड़ दे ऐसी बैटरी तो एलईडी लाइट जल सकती है। एलईडी लाइट 2.2 वोल्ट पे काम करती है। अगर वोल्टेज 2.2 वोल्ट होगी तो एक एलईडी लाइट जलाई जा सकती है। और ऐसी ही बहुत सारी सीरीज में जोड़ दें, इन्हीं को बहुत सारी सीरीज में जोड़ दे तो 220 वोल्ट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चल रहा है, करंट। अगर ये नीडल बीच में होगी तो क्या होगा, करंट नहीं चल रहा। और अगर ये डिफ्लेक्शन आ रखा है तो करंट। अगर मैं इन दोनों की वायर इंटरचेंज कर दूं तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आएगा। वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो भी पढ़ेंगे। तो यानी कि करंट इसमें चल रहा है, ये क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। अगर इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दे तो करंट चलेगा। ठीक है, इसमें करंट कैसे चलता है, ऐसा क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रोड में से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उठा के क्या रख देगा दूसरी रोड पे। एक रोड से पॉजिटिव चार्ज उठाए, नेगेटिव चार्ज उठाए, दूसरी पे रख दिया, नेगेटिव चार्ज उठाए, दूसरी पे रख दिया। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेगा इनके अक्रॉस, और इस ये जितना चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स उठा के रखेगा उसकी वैल्यू फिक्स होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। डिपेंड करता है कि इस प्लेट पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे क्या कितना नेगेटिव चार्ज होगा। और डिपेंड करता है कि इन प्लेट्स के बीच का एरिया क्या है, ये किस मेटल की बनी हुई है, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसकी जो नेचर है वो कैसी है। तो उन सभी बातों पे क्या होगा, डिपेंड करेगा कि किस मेटल की बनी हुई है, इनके बीच का गैप क्या है, प्लेट्स का एरिया क्या है। तो उस पर ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितना चार्ज आएगा और कितना ये करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, जिंक रोड पे जो है नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन रोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जिंक पे क्या होगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये कार्बन रोड से इलेक्ट्रोलाइट, मान लो एक पर्सन है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक मान लो पर्सन है, एक एजेंट है, जो कि यहाँ से ये क्या थी, पहले न्यूट्रल थी, कार्बन रोड भी न्यूट्रल थी और जिंक रोड भी क्या थी, न्यूट्रल। दोनों पे जितने पॉजिटिव उतने क्या थे, नेगेटिव। तो उसने क्या करा, एजेंट क्या करेगा कि इसमें से कार्बन रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उठाएगा, नेगेटिव चार्ज उठाएगा और किस पे रख देगा, जिंक पे। तो इसके ऊपर अगर ये पहले न्यूट्रल थी, इसमें से नेगेटिव चार्ज निकले तो इस पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उठा के रख रहा है। तो यहाँ पे किस जाएंगे, इस पे कितना जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये बैलेंस रहेगा। जितना मान लो कि इसके ऊपर जो आना है वो कितना आना है, 100 + 100, और इस पे -100 कूलम, इस पे +100 और इस पे -100। तो ये फिक्स होती है वैल्यू। इससे अब ये एजेंट जो है इससे ज़्यादा चार्ज नहीं रख सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी ऐसे। जितना ज़्यादा चार्ज आ जाएगा उतनी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो उतना ही क्या होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो एजेंट पहले तो आसानी से रख रहा था उठा के नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इतना फोर्स लग नहीं रहा था। तो जैसे जैसे उसने चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है तो उसको रखना भी क्या हो रहा है, उतना ही मुश्किल हो रहा है। तो यानी कि इसके ऊपर मान लेते हैं 100 कूलम और इस पे कितना आ गया, माइनस, इतना ही इसके ऊपर चार्ज आना था। अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर जाना चाह रहा है, ये नेगेटिव चार्ज वापस इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाना चाह रहा है, बट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, इसको जाने नहीं देगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इसको जाने नहीं देगा। ये कोशिश कर रहा है कि जाऊं, अगर आपने उठा के रख भी दिए तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वापस से उतना ही चार्ज इसके ऊपर मेंटेन कर देगा, वापस से नेगेटिव चार्ज उठाएगा और इसके ऊपर रख देगा।
अगर आप जाएगा भी एक दो मान लो इलेक्ट्रॉन चले भी गए तो वापस से ये उठा के वापस रख देगा, यानी कि मेंटेन रखेगा। इलेक्ट्रोलाइट का काम है कि दोनों प्लेस पे जो चार्ज है वो क्या रख रहा है, वो बैलेंस रख रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है इधर बट जा नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है बट जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक एजेंट है जो कि इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, अगर गया भी किसी तरीके से कम भी हो गया तो ये दोबारा से भेज देगा। तो इस केस में अगर इसके साथ यहाँ पे अगर आप एलईडी लाइट लगा दो तो वो क्या होगी, जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, करंट चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहे हो, अगर दो जोड़ दोगे तो उस केस में मान लो इसका हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके अक्रॉस 2.2 वोल्ट हो गया, मान लो ऐसा केमिकल, इसमें ऐसी रोड्स यूज कर लिया, फिर इतना ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज कर लिया, जो एक केमिकल सॉल्यूशन है वो इतना यूज किया, क्या है, केमिकल एजेंट टाइप पर कर सकते, हाँ उसमें इसको लेक्लांसी शेल बोलते हैं। अगर 2 लेक्लांसी सेल को सीरीज में जोड़ दोगे तो एक एलईडी लाइट जल सकती है, इसको क्या बोलते हैं, लेक्लांसी शेल। जिसमें लेक्लांसी सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका केमिकल एनर्जी का यूज करके किस में चेंज हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेक्लांसी शेल क्या होती है, वो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये आ सकता है कि लेक्लांसी शेल होती क्या है, वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को LACLENCHE लेक्लांसी शेल। LACLENCHE। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ने हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन जा रहे तो यहाँ पे करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव कर रहा है तो यानी कि इसमें क्या करेगा, करंट। अब यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते। अब आपने इन दोनों वायर्स को अगर कनेक्ट कर दिया, इन दोनों वायर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर। तो ये इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रोलाइट सोचेगा कि यहाँ से तो जा नहीं रहे चार्ज, तो कहीं ना कहीं से तो जा रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कम हो रहे हैं। मान लो यहाँ से -2 कूलम, यहाँ से सॉरी इधर जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, 2 कूलम यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे भी कम हो गए, नेगेटिव चार्ज भी कम हो गए और पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गए। तो ये सोच रहा है कम कैसे हो गए, तो ये दोबारा से उठा के क्या देगा, रख देगा। अब तो हम आपने ऊपर से जोड़ दिया ना, यहाँ से तो जा ही नहीं रहे, यहाँ से डायरेक्ट तो जा ही नहीं रहे, उसकी वजह से अब ऊपर से एक रास्ता मिल गया ना इसको। ऊपर से जब इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया तो एक रास्ता नहीं मिल गया, तो इस रास्ते से तो जा ही सकते हैं। यहाँ से इस वायर से जैसे ही मैंने ये कनेक्ट किया था ऐसे इन दोनों को कैलोनोमीटर से, तो बीच में से थोड़ी ना जा रहे थे, ये एक रास्ता मिल गया इन दोनों को और ये इसके थ्रू जा रहे हैं, यहाँ से उठ के नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है, तो इसको एक रास्ता दे दिया आपने। तो रास्ता देने के बाद ये क्या हो गया, इस रास्ते से जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज कम होंगे, इस पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे। तो इन दोनों में ही कम हो रहे हैं, तो ये केमिकल एजेंट सोचेगा यहाँ से तो जा नहीं रहे, यानी कि कहीं से कहीं जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, दोबारा से अपने काम पे लग जाएगा और दोबारा से क्या कर देगा, दोबारा से चार्ज मेंटेन करेगा, दोबारा से नेगेटिव चार्ज उठा के रख देगा। यानी कि ये थकता नहीं है, लगा रहेगा, जितना आप कम करते रहोगे ये दोबारा से मेंटेन करता रहेगा, थकेगा नहीं। फिर ये दोबारा से 100 कर देगा, फिर आपने 98 कर दिया, दोबारा से 100 कर देगा। आप रखते जा रहे हो, ये भी रखता जा रहा है, आप भी लगे हो, ये भी लगा हो, ये थकेगा नहीं, लगातार लगता रहेगा जब तक ये मेंटेन नहीं करके रखता। अगर आपने कुछ नहीं है तो इसने 100 मेंटेन कर दिया, यहाँ पे -100 है, ये परमानेंट के लिए हो गया। और करंट अगर मान लो 2 सीरीज में जोड़ते हैं तो यहाँ पे LED लाइट जोड़ दोगे तो वो हमेशा के लिए जलती रहेगी, कभी बुझेगी ही नहीं, जलती ही रहेगी परमानेंट। उस केस में हाँ कभी ना कभी तो वो, क्योंकि ये जो रोड्स हैं ये वीक पड़ेंगी, रोड्स क्या हो जाएंगी, वीक पड़ जाएंगी, डीके होती जाती हैं, ये इसके ऊपर एक सॉल्यूशन जो जमता रहता है। अब ये वाली रोड है, इसके ऊपर ये क्या हो रखी है, वीक हो रखी है बहुत, इसके ऊपर देखो ये आ रखी है, तो ये क्या हो रखी है, वीक हो रखी है। अगर ये नई खरीदोगे तो और अच्छा डिफ्लेक्शन आता है, वो और ज़्यादा टाइम तक चलेगी। कि बहुत टाइम हो गया, जब शायद सर बताते हैं कि जब पढ़ाना शुरू करा था तब से खरीद रखी है और अब भी ये चल रही है, तो देख लो।
तो ये डीके होती जाती है, तो यानी कि इसमें लॉस तो हो रहा है किसका, केमिकल सॉल्यूशन। ये क्या हो रही है, रोड्स क्या हो रही है, वीक हो रही है। तो ये रोड्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, तो कभी ना कभी तो बंद होगी, बट साल 2 साल 3 साल इनकी लाइफ पे डिपेंड करती है। यह कार्बन वाली से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें जाएंगे, अगर मूव करेंगे तो इसमें से नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर फ्लो करेंगे दोबारा से वो जाना चाहेंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे दोबारा पॉजिटिव चार्ज के, तो यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकल के किसकी तरफ जाएंगे, कार्बन नोड की तरफ, इधर यहाँ से निकलते रहेंगे इधर जाते जाएंगे। या फिर ये कह दो कि यहाँ से -2 कूलम चार्ज इस पे आ गया, या फिर ये कह दो यहाँ से +2 कूलम चार्ज यहाँ पे आ गया। रिजल्ट जो आएगा वो तो सेम आएगा, क्योंकि हम जो करंट मानते हैं कि फ्लो ऑफ करंट जो होता है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट साइड मानते हैं। जिस साइड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो करंट क्या चलेगा, इधर। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट क्या चलेगा, ऐसे। क्योंकि हम जो करंट मानते हैं हर जगह वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, हायर टू लोअर पोटेंशियल मानते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का डिजाइन भी इसी तरीके से किया गया है कि करंट जिस डायरेक्शन में चलेगा डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट में आता है। इसमें भी करंट अगर इधर चलेगा तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, करंट अगर इधर चलेगा, चार्ज अगर इधर मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट क्या मानेंगे हम, ऐसे जा रहा होगा, और ये दोबारा से क्या कर देगा, मेंटेन। अगर जितने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होते जाएंगे उतने यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी कम होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट दोबारा से क्या कर देगा, इनको बैलेंस कर देगा। यानी कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखेगा, वो मेंटेन रखेगा। इतना समझ आया, यानी कि ये कभी थकेगा नहीं। तो इस केस में इस तरीके से क्या होता है, करंट की शुरुआत हुई कि करंट कैसे चलता है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, और हमेशा कभी भी कोई नई शुरुआत होती है वहाँ से एक नई ब्रांच शुरू हो जाती है, और वो यहाँ से शुरू हुई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब न्यूटन एटम बॉम्ब्स बना था तो वहाँ से एक इतने से छोटे से बॉम्ब ने पूरी, अगर डाल दिया जाए एटम बॉम्ब तो एक ही सेकंड्स में पूरा हरियाणा या दिल्ली, अगर दिल्ली पे डाल दिया तो पूरी दिल्ली खत्म। तो यानी कि इतने से वहाँ से क्या शुरू हुई, नई ब्रांच शुरू हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स। एक छोटे से फॉर्मूले E=mc के, वहाँ से एटम बम बनना शुरू हुई, और वहाँ से एक नई फिजिक्स की ब्रांच शुरू हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इस तरीके से जब भी कहीं शुरुआत होती है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पे भी मैग्नेट और सर्किट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा, तो वहाँ पे भी नई ब्रांच शुरू होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से एक पूरी ब्रांच बन जाती है साइंस की। तो यहाँ पे भी नई ब्रांच शुरू होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस तरीके से करंट चलता है। इसमें भी और प्रॉपर तरीके से मैं समझा रही हूँ कैसे। इसको बड़ा डायग्राम करके इन दोनों को अगर कनेक्ट कर दोगे वायर से तो करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस वायर को थोड़ा मोटा ले लूँ, ये क्या वायर है, एक थोड़ी मोटी वायर है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो करंट कैसे चलेगा, ऐसे अपोजिट में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट में। ठीक है, अब इसमें एक अंदर ही अंदर, इस वायर के अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी, वायर के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, एक अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेगेटिव ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूरे में तो नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव, किस में नहीं है, साइड वायर के वायर जोड़ रखी है, ये वाली वायर है
इसको कनेक्ट कर रखा है आपने, तो इस वायर के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं तो ऐसे नहीं होने लगा कैसे? यहाँ से अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस रोड के बीच भी होगी, वायर जोड़ दी तो वायर में भी तो होगी हायर टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मोटी वायर ले रखी है, अभी इसकी वायर अगर इसकी थिकनेस और बढ़ाते तो इसमें क्या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर 2 पॉइंट्स हैं, अब अगर मैग्नेट की बात करें, अंदर ही अंदर भी होती है मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर भी होती है। अब चार्ज में से निकलते भी हैं, ऐसे निकलती है चार्ज में से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर ही अंदर हो जाएगी इसके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई की। तो इसमें क्या होगी, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ई की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, मूव करेंगे कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जाएंगे, इस वायर के थ्रू इधर आएंगे, तो केमिकल एजेंट क्या होगा, दोबारा से क्या लग जाएगा, काम पे लग जाएगा, दोबारा से मेंटेन कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। बट इस वायर में क्या होंगे, ये कार्बन और जिंक रोड है, इस वायर में क्या होंगे, वायर जो बनी होती है किसकी बनी होती है, कार्बन रोड, कार्बन की। तो इस केस में उसके एटम होंगे, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, सॉरी कॉपर, कॉपर की बनी होती है, जो वायर है वो किसकी बनी होती है, कॉपर, कॉपर वायर होती है ज़्यादातर। तो कॉपर का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास पूछा, नंबर नहीं पूछा, 63 होता है, 63 होता है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, 63 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होंगे, 63 जो है उनके एटम्स होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के एटम होंगे, और एटम बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इसके इसमें यहाँ पे रास्ते में क्या होंगे, इसके एटम्स होंगे, कॉपर वायर्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे, और उनकी संख्या क्या, 63 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम भी तो कॉपर वायर बनी है, तो कॉपर वायर में क्या होता है, एटम्स ही होते हैं उसके, कॉपर का मास कितना, 63 होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेंगे, तो वो तो इसमें से निकलेंगे ना, वो तो रोड में से जा रहे हैं ना, वायर की बात कर रही हूँ मैं। वायर अगर वायर है तो वायर जिस चीज़ की बनी है उसी, यानी कि जिस चीज़ की वो बनी हुई, यानी कि उसमें एटम्स हैं उसके, उसी की बनी होगी। तो वायर कॉपर की वायर है, ये वाली वायर किसकी है, कॉपर की। ज़्यादातर वायर जो कॉपर की बनी होती हैं, तो उस केस में कॉपर की जो एटम्स होंगे, यानी कि 63 एटॉमिक मास होता है कॉपर का, तो इसमें कितने होंगे, 63 प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, एटम्स होंगे बहुत ज़्यादा, संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो उस केस में, और वो बहुत हैवी होते हैं कॉपर्स के एटम्स, और आयंस होते हैं वायर्स में। आयंस का मतलब एटम में से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, वो क्या बन जाएगा, आयंस बन जाएगा। तो इसमें आयंस और एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपेरिजन में, क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, तो इस केस में, और इन इलेक्ट्रॉन्स पे मान लो जो एटम्स हैं ये क्या होंगे, बहुत एटम्स होंगे इसमें, किसके, कॉपर्स के, ये क्या है, ब्लू एटम्स हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, लगातार ये मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। तो इस केस में जब तक ये मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, इनके ऊपर मैंने एक बात बताई थी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q का चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में Q का चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और कितना फोर्स लगता है, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में,
तो फोर्स क्या लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, फोर्स क्या लगेगा इनके ऊपर, इधर लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यू की वैल्यू क्या है ई, और इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना फोर्स लगेगा इनके ऊपर, इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, फोर्स लगेगा क्यू इक्वल टू एफ इक्वल टू ई इंटू ई का, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, तो फोर्स की वैल्यू ई डिवाइड बाय में एम, इतना एक्सेलरेशन आएगा, और ये एक्सेलरेशन बहुत 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 ज़्यादा है, लाखों करोड़ों मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, तो उस केस में ऊपर अगर जाएगा तो वो क्या हो गया 31, 10 की पावर 31, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बहुत ज़्यादा है इनका, तो यानी कि इनकी बहुत कम टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर 31 के ऑर्डर में है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा इनका, तो बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में इनकी जो स्पीड है क्या हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा, बट इनकी स्पीड क्या है, इनकी आगे मान लो कि आपको कहीं जाना है, एक तो बिल्कुल खाली रोड है जब दौड़ रहे हो, और एक बीच में पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं तब आप दौड़ रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, एक बार मान लो पत्थर नहीं है तो तेज, पत्थर आ गया स्पीड कम, फिर तेज, फिर कम, फिर तेज, फिर कम, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एकदम से क्या हो गया आगे बहुत बड़ा पत्थर जो कि हिल ही नहीं रहा, बहुत हैवी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उससे टक्कर मारेंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी एकदम से कम, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी एकदम से कम भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बहुत कम हो जाएगी, एकदम से टक्कर मारेंगे स्पीड क्या हो जाएगी एकदम से कम, फिर दोबारा से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उनकी स्पीड क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बहुत ज़्यादा है, दोबारा से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्पीड क्या होगी बहुत ज़्यादा, तो फिर दोबारा से वो चलेंगे, फिर आगे एक पत्थर है, फिर टक्कर मारेंगे, फिर स्पीड कम, फिर उनकी फिर दोबारा से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर से स्पीड बढ़ जाएगी, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या हो रहा है एक दूसरे से कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक ही सेकंड में, अगर यहाँ पे एटम्स नहीं होते, ये एटम्स और आयन्स नहीं होते, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाते हैं, और चार्ज जो है बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, जाते रहते क्योंकि स्पीड क्या होती है उनकी बहुत ज़्यादा होती, तो इस केस में ये जल्दी यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये यहाँ से यहाँ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो बीच में क्या लगती रहेगी टक्कर लगती रहेगी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऐसे थी, यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, तो जैसे इससे टकराएगा ऐसे, तो उसकी स्पीड ये वापस भी आ सकता है, बीचों बीच ये वापस भी आ सकता है, एकदम से आगे भी जा सकता है इसकी स्पीड है, या फिर यहाँ पे मान लो इधर टकराए तो इधर चला जाएगा, इधर टकराए तो ये क्या जाएगा इधर चला जा सकता है, इधर टकराए तो इधर, यहाँ पे टकराए तो इधर उधर मूव करेंगे, स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी, तो ये नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथवे मूव करते रहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये टकराएंगे तो कभी ये मान लो यहाँ एटम रखा हुआ है तो इससे टकराए तो एक इधर हो गए, फिर इधर, फिर यहाँ से टकराए इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर वापस आगे मान लो, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इनका जो पाथ बनता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या बनता है जिगजैग पाथ बनता है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट से अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो इनका पाथ क्या बनता है जिगजैग पाथ बनता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ, टकराएंगे स्पीड कम, फिर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो इनका पाथ जो होगा वो कैसा होगा जिगजैग पाथ बनता है। कि अगर पूछा गया कि वायर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उस केस में यानी कि करंट जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होता है वो कैसा होता है जिगजैग पाथ होता है, ऐसे 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 मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बीच में एटम्स और आयंस होते हैं, उनसे उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, टक्कर लगी स्पीड कम हो जाती है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर स्पीड कम हो जाती है, फिर उनकी स्पीड आती है, इस तरीके से वो क्या करेंगे नहीं पाथ बना के और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करते हैं, अगर यहाँ पे एटम्स और आयन नहीं होते तो इनकी स्पीड क्या होती है लाखों करोड़ों की स्पीड से ये यहाँ पे पहुँचते। बट अब इनकी जो एवरेज में स्पीड होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड क्या होती जा रही है कम ज़्यादा, तो एवरेज स्पीड होगी इनकी यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगी एवरेज स्पीड बोलेंगे उसको 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक कई बार कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या होगी एवरेज स्पीड होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वो कहाँ से आई कि ये जो लेंथ होगी ये पता लगेगी कितनी और कितने टाइम में गया है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें वहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी आती है साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करा वो कि उसका ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ स्पीड कितना हो जाएगा वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर
इतनी की स्पीड से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की व्हेन इट इज मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। क्या होती है, इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की जब वो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी with which electron flow from lower potential to higher potential. Average velocity with which electrons moves from lower potential to higher potential, या फिर लिख सकते हो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। Average velocity with which electron moves from lower potential to higher potential. ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का कि आया कहाँ से, वी डी इक्वल टू होता है ई ए बाय में एम इंटू में टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको डिराइव करने वेक्टर फॉर्म में है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में है ये जो आंसर माइनस साइन आएगा आगे बताऊंगी क्यों। ये किस में है, वेक्टर फॉर्म में। किस में गिवन है ये, वेक्टर फॉर्म में। वी डी इक्वल टू माइनस ई ई बाय में एम टाउ। ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ होता है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। बताऊंगी क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है यहाँ पे कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो आता है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए नेगेटिव साइन। अगर स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा ई ई बाय में एम टाउ। ये है स्केलर फॉर्म में, एक इसमें है स्केलर फॉर्म में। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि ये कोलिजन हो रहा है बहुत कम सेकंड ऑफ, एक सेकंड में 10 की पावर 14 कोलिजन होते हैं। एक सेकंड में कितने कोलिजन होते हैं, 10 की पावर 14। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो इस केस में ये क्या कर रहे हैं, टक्कर लग रही है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन रिलैक्सेशन टाइम होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कि एक कोलिजन हुआ, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, स्पीड टकराया, फिर टकराने के बाद स्पीड आएगी, दोबारा कोलिजन होगा, तो उन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो गैप होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसका ऑर्डर होता है रिलैक्सेशन टाइम का 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। ठीक है, और एक सेकेंड में जो कोलिजन होते हैं वो होते हैं 10 की पावर 14। कोलिजन क्या होता है, 1 बाय में रिलैक्सेशन टाइम। कोलिजन क्या होता है, 1 बाय में रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम collision, हाँ, the time interval between two successive collision, time interval between two successive collision is called relaxation time.
टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. Two successive collision is called relaxation time. It is denoted by tau. टाउ से डिनोट करते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम को. इट इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 सेकेंड. इट इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 सेकेंड. ये इसका ऑर्डर होता है. ठीक है. और कोलिजन कितने हो जाएंगे एक सेकंड में? 10 की पावर 14 सेकेंड. 14 कोलिजन हो जाएंगे. 10 की पावर 14 कोलिजन, क्योंकि कोलिजन होता है 1 बाय में रिलैक्सेशन टाइम. कोलिजन क्या होता है? 1 बाय में रिलैक्सेशन टाइम. तो आ जाएगा 1 बाय में 10 की पावर -14. ठीक है. तो इतने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं इन 1 सेकेंड. ठीक है. क्या हो गया? यहां तक समझ आया? अब देखो कि अगर ये बीच में एटम्स और आयंस ना होते तो इनकी स्पीड क्या होती? बहुत ज़्यादा. इस ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है. हमें जिस रेट से सक्सेस मिलनी चाहिए नहीं मिलती, क्योंकि बीच में नेगेटिव थॉट्स. ये आज उससे ये बोल दिया, आज उसने ये बोल दिया, मुझे आज मेरे को ये करना चाहिए था, मैं ये नहीं कर पाई. अगर हमारी जो डायरेक्शन है एक ही रहे, अगर हम सीधे, वही बात है कि अगर रोड खाली हो जो तब हमारी जो स्पीड हो, और एक रोड्स पे पत्थर पड़े हुए हैं तब हमारी स्पीड हो. इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह के. ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? हम जैसे ही हैं. इनके रास्ते में भी क्या है? पत्थर्स हैं, नेगेटिव थॉट्स. ये पत्थर क्या है हमारे लिए? नेगेटिव थॉट्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये एटम्स आयंस नहीं होती तो ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्पीड से. और अब इनकी स्पीड देखो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड. यानी कि एक सेकंड का भी 10,000वां हिस्सा उतने की स्पीड से. और कितनी स्पीड थी सोचो. तो उसकी वजह से, इनकी वजह से क्या होगी? इनकी स्पीड कम होगी. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इनकी जो स्पीड हो रही है, ये कोलिजन आपस में टकरा रही है, स्पीड कम हो रही है. यानी कि स्पीड कम हो रही है. इनके पास स्पीड बहुत ज़्यादा थी तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी इनके पास. तो वो एनर्जी जैसे ही टकराएंगे, स्पीड कम, तो वो एनर्जी गई कहाँ पे? एनर्जी का लॉस हुआ कहाँ पे? गई कहाँ पे वो एनर्जी गई हीट एनर्जी में. वो एनर्जी किस में चली गई? हीट एनर्जी में. ठीक है. और वो एक जूल नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि एटम्स और आयन जब टकराते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है और वो जाती है हीट एनर्जी में. उस हीट एनर्जी को ही बोलते हैं जूल हीटिंग. उस हीट एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? जूल हीटिंग. और उसने प्रूव भी कि ये जूल हीटिंग होती क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो बीच में एटम्स और आयन होते हैं, उससे टकराते हैं और इनकी स्पीड क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा होती है. और एकदम से क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है. वहाँ से स्पीड कम ज़्यादा तो लॉस होता रहता है एनर्जी का. और वो एनर्जी का जो लॉस हुआ वो किस में जाता है? हीटिंग में जाता है. और वो उस हीटिंग को बोलते हैं जूल हीटिंग. तो फर्स्ट टाइम पे जूल नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि जूल हीटिंग होती क्या है. इलेक्ट्रॉन्स मूव ही क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके ऊपर फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट में उनके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. और फोर्स लगने की वजह से वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. तब वहाँ से, और स्पीड क्या उनकी? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा. एक्सेलरेशन क्या उनका? बहुत ज़्यादा है. और बीच में एटम्स और आयंस के होने की वजह से वो एकदम से क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं. स्पीड कम हो रही है. उस स्पीड कम हो रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है. और वो लॉस हुई एनर्जी कहाँ पे गई? जूल हीटिंग में. यानी कि वायर्स जो है, आप कभी भी अगर जलाए रखते हो तो वायर्स क्या होती है? गर्म से होती है. वायर क्या होती है? गर्म होती हैं. ठीक है. आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दो, फ़ोन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है.
वहाँ पे भी क्या हो रही होती है, जूल हीटिंग हो रही होती है। ठीक है, कभी भी आप देखना कि जो ये हर जगह क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशन होता है जो चार्ज को मेंटेन, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। अगर आप कहीं भी सेल वगैरह जो खराब हो जाए उनको तोड़ के देखना, एक अंदर क्या होती है, एक रोड होती है, फिर बीच में जो होता है ब्लैक ब्लैक एक सॉल्यूशन होता है मतलब, और बाहर एक कवरिंग और होती है। तो बीच वाली बाहर, अंदर भी एक मेटल है, बाहर जो कवरिंग होती है वो भी किसका बना होता है, मेटल का, और बीच में क्या है, केमिकल एजेंट। तो उसी तरीके वो भी क्या होगी, दो प्लेट्स होगी और उनके बीच में भी क्या आता है, करंट फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वायर की लेंथ क्या है, मान लो एल, वायर की लेंथ क्या है, एल। तो इन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेंथ क्या है, एल है। हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दो पॉइंट्स के बीच का गैप निकालना है, और गैप क्या है, उनके भी दो पॉइंट्स के बीच का गैप एल है, तो उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू एल। तो यहाँ पे इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ई इंटू एल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, ई एल। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय एल। ई क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय एल। ठीक है, मान लो इनके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल है वो कितने हैं, 100 वोल्ट का पोटेंशियल क्या है, 100 वोल्ट का, और इस वायर की लेंथ मान लो कितनी है, 2 मीटर। वायर की लेंथ क्या है, 2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 250। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उतनी ही कम। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उतनी ही कम होगी। टू लेंथ होती है, वायर जितनी लंबी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इतनी ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ही तेजी से मूव करेंगे। ठीक है, कम होगी क्योंकि लेंथ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज आपने फिक्स कर दी कि इतनी वोल्ट है, तो उस केस में जितनी ज़्यादा आप वायर लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उतनी ही कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, इसमें और जो करंट होता है, करंट क्या होता है, आई इक्वल टू टोटल चार्ज बाय में टोटल चार्ज बाय में टोटल टाइम। इसको क्या बोलते हैं, करंट। करंट क्या होता है, टोटल चार्ज बाय में टोटल टाइम। ठीक है, flow of charge in a cross sectional area of a wire in 1 second is called current. करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, flow of charge in a cross sectional area of a wire in 1 second. flow of charge in a cross sectional area of a wire in 1 second. Flow of charge through a cross sectional area of a wire in 1 second is called is called current. Flow of charge through a cross sectional area of a wire in 1 second is called current. ठीक है, करंट का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल चार्ज बाय में टोटल टाइम। वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको करंट बोलते हैं। हाँ, चार्ज कितना भी, जितना ज़्यादा चार्ज मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट चलेगा। फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट बोलते हैं। देखिए, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लो एक का क्रॉस सेक्शन, उसमें एक पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो करेगा उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू में टाइम। तब जब करंट क्या है, कांस्टेंट। करंट क्या है, कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस केस में करंट इनटू टाइम करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज।
अगर करंट वेरिएबल हुआ टाइम के साथ, करंट क्या हुआ, वेरिएबल हुआ टाइम के साथ, तब अगर हमें चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो Q इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आई डी टी व्हेन करंट इज वेरिएबल। अगर करंट वेरिएबल होगा तो चार्ज निकालने के लिए करते हैं आई डी टी इंटीग्रल, क्या करते हैं, आई डी टी इंटीग्रल। और अगर चार्ज वेरिएबल हुआ तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वहां से क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई में डी टी। मतलब चार्ज भी आपको दे रखा हो, मान लो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो उस केस में करंट निकालना हो। करंट भी वेरी कर सकता है। अलग अलग टाइम करंट दे दिया, मान लो उस केस में करंट दे दिया आपको 2t स्क्वायर प्लस 3t, टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो करंट वेरिएबल हुआ ना। अगर कह ही रखा है कि करंट, हाँ करंट कह ही रखा है 2 एम्पियर है, करंट क्या है 2 एम्पियर, कांस्टेंट करंट चल रहा है 2 एम्पियर का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर चार्ज निकालना है तो, और मान लो 10 सेकंड में, 10 सेकंड के लिए जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है 2 एम्पियर है, तो चार्ज कितना होगा 2 इंटू में 10 20 कूलम। और मैम चार्ज वेरी कर सकता है। क्वेश्चन होंगे आपकी डीपीपी में, एक काम करना आप डीपीपी लेके, डीपीपी बोल दो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पहली डीपीपी दे देंगे सर को, बोल जाना, ठीक है। सर है ही नहीं। यहाँ तक समझ आ गया। इसमें देखो जो लॉस हुआ है एनर्जी का वो किस में जाती है, जूल हीटिंग में। तो जूल हीटिंग का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, रेट ऑफ जूल हीटिंग। देख सुन, जूल हीटिंग की डेफिनेशन है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जूल हीटिंग। जूल हीटिंग, रेट ऑफ जूल हीटिंग होता है आई स्क्वायर आर। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जूल हीटिंग क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की जूल हीटिंग आई स्क्वायर आर टी, और रेट ऑफ जूल हीटिंग होता है आई स्क्वायर आर। रेट ऑफ जूल हीटिंग यानी कि 1 सेकंड में कितनी जूल हीटिंग हो रही है, और टोटल जूल हीटिंग हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि जूल हीटिंग होती रहे है तो उसके इसमें कितने टाइम के लिए हुई, टोटल टाइम अगर निकालना, हमें टोटल जूल हीटिंग निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर टी इंटू में टाइम कर देंगे। अगर 1 सेकंड में पूछ रखी है तो आई स्क्वायर आर, ठीक है। यानी कि जूल हीटिंग होती क्या है, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब एटम्स और आयंस, ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब होता है एटम्स और आयंस। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो उसका अपोज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है करंट के फ्लो का। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोज करता है करंट के फ्लो का उसको, तो वहां से अपोज जब कर रहा है
तो रेट जूल हीटिंग होती है। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस मतलब एटम्स और आयंस, यानी कि वायर। ऐसी कोई भी वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो, ऐसी कोई वायर नहीं है, आइडियल वायर नहीं है जिसका खुद का रेजिस्टेंस ना हो। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या करते हैं, उनके थ्रू क्या होती है, हीटिंग होती है। ये क्या है, रेट ऑफ जूल हीटिंग इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि वायर गर्म हो रही है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अपोज कर रही है किसका, करंट का। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अपोज करती है किसका, करंट का। जितनी टोटल वायर है, जो वोल वायर जो एरिया है वायर का, वो जो अपोज करती है करंट का, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। पूरी की पूरी वायर जो अपोज करती है करंट का, पूरी की पूरी वायर का जो एरिया है वो जो अपोज करता है करंट का, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और एक यूनिट वॉल्यूम अगर अपोज करती है करंट का तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अगर पूरी की पूरी वायर अपोज करती है, पूरी पूरी वायर का एरिया अगर अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और एक यूनिट वॉल्यूम अगर अपोज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो वो अपोज करती है तो वहां से क्या होती है, लॉस होता है एनर्जी का। और वो किस फॉर्म में लॉस होता है, जूल हीटिंग के फॉर्म में। तो जूल हीटिंग क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या होगा, करंट, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, और टी होता है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वायर का अगर रेजिस्टेंस निकालना है वो भी कई बातों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर एम एल बाय में एन ई स्क्वायर ए टाउ opposed by the whole area of a wire is called resistance. Oppose of current by whole wire of the current, whole area of the wire is called resistance. Oppose of current by whole area of wire is called resistance. Whole area of wire is called resistance. इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का एम एल बाय में एन ई स्क्वायर ए टाउ। एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ है, एल है यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, एन है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, टाउ है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, एम है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स पूरी वायर में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या है एन। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है लेंथ ऑफ वायर, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिट वॉल्यूम, ई है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन है यहाँ पे। रेजिस्टेंस तो पूरी वायर का जो अपोज करते हैं उसी को बोलते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन। एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है लेंथ ऑफ वायर, एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, और टाउ क्या है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि अगर आप चार्ज के कह रहे थे कि वेरिएबल हो सकता है क्योंकि चार्ज भी किस रेट से आ रहा है, पहले कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है क्या, उसके इसमें मतलब सर्किट्स पूरे सर्किट में कैपेसिटर लगे, रेजिस्टेंस लगे, उस पर डिपेंड करता है। तो इस केस में वेरिएबल किस रेट से फ्लो करेगा चार्ज, वो वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट रेट से भी मूव कर सकता है चार्ज, वेरिएबल रेट से भी मूव कर सकता है। ठीक है, बट हाँ अगर फिक्स होता है कि इस केस में यहाँ पे इतना चार्ज आएगा तो उतना ही, ये नहीं है कि यहाँ पे 100 माना है तो दोनों पे 100 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिक्स होता है, वो डिपेंड इन सब बातों पे करेगा, गैप क्या होगा प्लेस के, केमिकल सॉल्यूशन क्या है, हम किस मेटल्स की जो रोड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर रेजिस्टेंस जो है इसको आप लिख दो R इक्वल टू एम बाय में एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में एल बाय ए।
इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, m बाय में n स्क्वायर, टाउ को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। ठीक है, क्योंकि L बाय ए क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम जो अपोज करेगा करंट का उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो L की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा m बाय में n स्क्वायर, टाउ को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। अपोज ऑफ करंट बाय यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कुछ पूछना है? देखो नेक्स्ट, बस थोड़ी हो जाए। यानी कि इसमें आपको पता लग गया कि करंट कैसे चलता है। इस क्लास में मेन मकसद यही था कि करंट चलता कैसे है। ठीक है, इसमें एक बात और, रेजिस्टेंस होता है ml बाय में n स्क्वायर ए टाउ, r क्या हो जाएगा, r m बाय में n स्क्वायर, टाउ को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, क्योंकि l की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, क्योंकि अपोज बाय यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। एक होता है मोबिलिटी, एक क्या होती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होता है, मोबिलिटी की डेफिनेशन ही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ई बाय में m इंटू में टाउ डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इसको लिख सकते हो ई बाय में m इंटू में टाउ इंटू में 1 बाय ई से ई कैंसिल, यह आ जाएगा ई टाउ बाय में m। ये पूछ सकता है मोबिलिटी का फॉर्मूला बताओ इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ई टाउ बाय में m। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इस क्लास में अगर क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले ही पूछे गए हैं अभी तक, कि इन सब में क्या रिलेशन होता है, ये सब बातें ही पूछी गई हैं। या फिर ये करंट वेरिएबल दे दा, चार्ज की वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए तो क्लास का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि बेसिक्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हर एक क्लास एक दूसरे से रिलेटेड है। एक क्लास मिस तो नेक्स्ट नहीं समझ आएगी, खासकर सर्किट्स की। ठीक है, एक इसमें रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। रिलेशन होता है किसमें, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। I इक्वल टू होता है NEAVD। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेरिवेशन भी है इसका, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव क्लास में है। I इक्वल टू NEAVD, n है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पूछ लेने जो नहीं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEAVD। I इक्वल टू NEAVD, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया वायर, VD क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से क्रॉस सेक्शनल एरिया और बी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर ए को इधर ले जाओ, ए को क्या ले जाओ, आई बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, NEVD। इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। आई बाय ए को बोलते हैं करंट डेंसिटी। आई बाय ए को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी।
जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरीके। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट बाय में एरिया। बस होएगी। एक उसमें ओम्स लो तो बताइए आपको, V इक्वल टू क्या होता है? IR, ठीक है। एक ओम्स लो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I इंटू में R। इसको इससे रिलेट करते हैं। किसको? इसको हम स्लो ओम्स लो नाम ही है, ओम्स लो यूनिट नहीं होती रेजिस्टेंस की, ओम। हाँ तो ओम्स की स्पेलिंग यही होती है, OHMS, ओम्स लो। ओम नाम के साइंटिस्ट का लो। मूव क्या होता है? मोह उसकी यूनिट ही होती है, 1 इनवर्स होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है मोह, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्योंकि रेजिस्टेंस जो रेसिप्रोकल होता है ना इसका। यहाँ से एक और यूनिट हो जाएगी, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाई ए। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाई ए। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू में L बाई ए। और यहाँ से रेजिस्टिविटी अगर निकालोगे तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? R इंटू रेजिस्टिविटी होती है R A बाय में L। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी होती है ना। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हाँ, जी होता है कंडक्टिविटी। छोड़ो इसको। यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाय ए। और रो इक्वल टू क्या होगा? R A बाय में L। एक्स ओम्स लो। ये बताओ, इस क्लास में कुछ और पूछना है आपको? इसमें एक क्वेश्चन इसका करके दिखा दो आप। इसमें मान लो कि करंट आपको दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 3t। ये आपको करंट दे रखा है। I इक्वल टू क्या दे रखा है? 2t स्क्वायर प्लस में 3t। इसमें चार्ज बताना है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, हाँ चार्ज की वैल्यू बता दो। करंट दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 3t और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 में चार्ज की वैल्यू बताओ कितनी होगी? मतलब लिमिट पुट करनी है 0 से 2। देखो इसमें I इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन Q dt, सॉरी Q इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है I dt। Q इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन I dt। लिमिट पुट करोगे t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन I की वैल्यू पुट कर दो 2t स्क्वायर प्लस 3t dt। लिमिट पुट करोगे 0 से 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास Q इक्वल टू 2tq डिवाइड बाय में 3 प्लस 3t स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। तो यहाँ पे लिमिट पुट करनी है आपको 0 से 2 तक। तो 2/3 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस 3/2 अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय 3 इंटू में 8 माइनस प्लस 3/2 इंटू में 4। ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय में 3 प्लस में 6। एलसीएम ले लो 3, 16 प्लस 34 डिवाइड बाय में 3 कूलम। ये होगा चार्ज। हाँ कर लो। समझ आया नहीं आया इस क्लास में कुछ पूछने?